नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो की श्रृंखला के साथ हाजिर हैं और ये श्रृंखला हमने शुरू की है भारतीय संविधान, भारत का संविधान, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बहुत बड़े पैमाने पर अनेकों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने इसकी एक पहली श्रृंखला की शुरुआत की है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम संपूर्ण संविधान और राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इसके बनने की, संविधान बनने की कहानी को जानेंगे और साथ ही साथ संविधान में जो प्रावधान है और उसके अनुसार जो राज्य व्यवस्था काम करती है, जिसके अनुसार देश का शासन प्रणाली काम करती है, उस सभी का अध्ययन करेंगे और ये कई वीडियो में विभाजित होगा। तो इस भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था नाम की एक वीडियो श्रृंखला का पहला वीडियो के साथ हम आज हाजिर हैं और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना और भारतीय राज्य व्यवस्था किस रूप में काम करती है। लेकिन इससे जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की आखिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, किसी भी देश का संविधान और एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है और उसी की स्थिति यह है, भारतीय संविधान भी उसी के अनुरूप भारत का जो संविधान है उसका विकसित रूप को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के सम्यक ज्ञान के बगैर हम किसी भी देश के संविधान को नहीं समझ सकते और वही स्थिति भारत के संविधान के बारे में लागू होती है। भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा बनाया गया, लेकिन उसके बनने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है और इस प्रक्रिया को हम देखते हैं वो बनने की शुरुआत लगभग तभी हो गई थी जबकि भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और ये आगमन भारत में सन 1600 ईस्वी में होता है। कैसे होता है इसी को हम जानेंगे। इसको हमने कई भागों में डिवाइड किया है और वो है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इस के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसको जानेंगे और इसके बाद जो विकास के काल हैं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास काल है, उसको हम देखते हैं कि वह 4 भागों में बांटा जाता है। हम 4 भागों में बांटते हैं और वो भाग हैं जिनको हम देख लेते हैं। वह है 5 भाग। 5 भागों में हम बांटते हैं। पहला जो काल है वो सन 1600 से 1765 ईस्वी का है। ये वो दौर है जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है। दूसरा दौर आता है सन 1765 से 1858 के बीच का। इस काल को हम मानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का काल, यानी भारत में जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो रही थी उस स्थापना का काल है 1858 तक। हालांकि ये ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लिखा है, लेकिन सही मायनों में इसको कहें तो ये कंपनी का शासन था। कंपनी का 1765 से 1858 के बीच में कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था। ये वो दौर था। इसके बाद अगला चरण आता है सन 1858 से 1919 के बीच का। ये समय कंपनी के शासन के अंत का दौर है, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और इसके बाद भारत का शासन सीधे सम्राट के नियंत्रण में आ गया। ये वो दौर है। और इसके बाद सन 1919 से 1947 तक का जो दौर है वह है स्वशासन का आरंभ। यानी इस समय भारतवासियों की मांग के अनुसार, जैसा कि एक संगठन था, उस समय तो संगठन ही था, आज के समय में राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के मुताबिक ये स्वशासन का काल कहा जा सकता है। और अंत में हम देखते हैं भारत की आज़ादी के बाद का काल और संविधान को औपचारिक रूप से बनकर सामने आने का समय, यानी साल 1947 से 1950 का समय, संविधान की रचना। यही वो समय है जिस समय भारतीय संविधान की रचना हुई थी। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 1600 से 1765 अंग्रेजों का भारत आगमन। सन 1600 से 1765 का समय। सन 1600 से
1765 का समय। इस काल को हम मानते हैं अंग्रेजों का भारत आगमन, सॉरी, इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सा काल था, भारत आगमन। इसको चरणबद्ध तरीके से जानते हैं कि ये कौन कौन सी घटनाएं इस समय में घटित हुई। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले देखिए, हम 1600 की बात करते हैं तो सन 1600 के दौरान ब्रिटिश क्या था, ब्रिटेन में महारानी का शासन था, यानी महारानी एलिजाबेथ का शासन। और एलिजाबेथ के शासन की हम बात करें तो इसी समय कौन थी। देखिए, ये प्रश्न है कि पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई तब ब्रिटेन में किसका शासन था, तो वो नाम है महारानी एलिजाबेथ। इस दौरान किसका शासन था, महारानी एलिजाबेथ का शासन था। अब महारानी एलिजाबेथ के शासन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी का नाम भी हम लिख देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो कंपनी थी, इसकी स्थापना होती है। कब हुई स्थापना, सन 1600 में। इस समय इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसमें क्या था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे क्या कारण था, क्यों इसकी स्थापना हुई और इसका भारत से क्या संबंध है, भारत से संबंधित क्यों है, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए और व्यापारियों के इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक विचार किया। लेकिन व्यापार तभी हो सकता था जब ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी की इजाज़त मिलती, और वो इजाज़त लेने के लिए उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से परमिशन ली। ये सारा काम नियम कानून के तहत किया गया था। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस व्यापारियों ने उस कंपनी की स्थापना क्यों की थी, ये हम जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि क्या कारण थे। देखिए, प्रारंभ में भारत के साथ स्थल मार्ग से यूरोप वासियों का व्यापार होता था और उसके लिए मुख्य था रेशम मार्ग। जब यूरोपवासी यानी ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद युद्ध के बाद कुस्तुनतुनिया जो कि स्थल मार्ग पर था, उस रास्ते में मौजूद, वहाँ पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया। तब यूरोपवासियों का पूर्वी देशों के साथ स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। स्थल मार्ग अवरुद्ध होने के परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविकों ने रास्ता खोजा और वो रास्ता था समुद्री मार्ग की खोज हुई। समुद्री मार्ग की खोज होने के बाद, और उससे पहले भी स्थल मार्ग से जब व्यापार होता था और समुद्री मार्ग की खोज होने के बाद भारत की धन संपदा और वैभव की सूचना यूरोप पहुंच चुकी थी। और यूरोप जब पहुंची तो वहां से ये विचार आया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाए ताकि उस व्यापार में लाभ कमाया जाए। और समुद्री यात्राओं होने के बाद मार्ग सुगम हो गया और यहाँ आने का रास्ता साफ हो गया। ऐसा होने के बाद यूरोप के निवासियों ने, यूरोपियन ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई, आपस में समझौता किया और कंपनी बनाई। और कंपनी बनाकर तब भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ के पास गए और महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी देशों के साथ शासन करने की अनुमति मांगी। और महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति उनको दे दी।
अब यहाँ प्रश्न आता है कई बार कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो कंपनी बनाई गई उसका नाम हमने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का लाइसेंस महारानी ने सन 1600 में दे दिया। अब ये किस नियम के तहत दिया गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस नियम के तहत व्यापार करने की इजाज़त दी गई। तो यहाँ वह नियम था सन 1600 का राजलेख, यानी 1600 ईस्वी का राजलेख। ये वो कानून था जिसको कहा जाता है चार्टर एक्ट, यानी चार्टर एक्ट ऑफ सन 1600, चार्टर एक्ट ऑफ 1600। इस चार्टर एक्ट के तहत महारानी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इजाज़त किसे दे दी, इन व्यापारियों को दे दी। अब इससे क्या हुआ, इन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको पूर्वी देशों के साथ इस घोषणा के बाद, अनुमति के बाद पूर्वी देशों के साथ व्यापार, अनुमति मिल गई और साथ ही साथ एकाधिकार हो गया। व्यापार पर एकाधिकार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्वी देशों से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। ये उनको लाइसेंस मिल गया। अब इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई उसका भी अपना आंतरिक प्रबंध था और इसके लिए कंपनी के प्रबंध की समस्त शक्ति गवर्नर और 24 सदस्यों की एक परिषद में निहित कर दी गई। कंपनी का एक बनाया गया गवर्नर और साथ में एक 24 सदस्यों की 24 सदस्यीय समिति बनाई गई, है ना। इसको ये जो समिति बनाई गई इसको परिषद कहा गया। इस प्रकार गवर्नर और उसकी परिषद, ये गवर्नर और उसकी परिषद कहलाई। इसमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें सदस्य कितने थे गवर्नर के अलावा। अब क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इन 24 सदस्यों के साथ मिलकर एक ये बॉडी बनी और इसको नियम बनाने, विधियों और अध्यादेशों को बनाने का अधिकार दे दिया गया, जिससे कंपनी के प्रशासन और प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके और उसके कर्मचारियों को नियंत्रण में रखा जा सके। क्योंकि गवर्नर और उसकी परिषद के अलावा धरातल पर काम करने के लिए उसको कर्मचारियों की भी ज़रूरत थी, इसलिए उन कर्मचारियों को अनुशासित रखने और उन पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार भी इसमें शामिल था। इस तरह कंपनी और साथ ही साथ उसमें ये व्यवस्था भी कर दी गई थी कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को लिए कंपनी को दंड देने का भी अधिकार दे दिया गया था। ये सब बातों का उल्लेख उस राजलेख में था जिसके माध्यम से वो महारानी के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को अनुमति प्राप्त हुई थी। हालांकि कंपनी को कानून बनाने का अधिकार नहीं था, अपनी कंपनी को गवर्न करने के लिए कुछ कानून बना सकती थी, लेकिन उसको ऐसा नहीं कह सकती कि उसको विधायी अधिकार दे दिए गए। केवल रूल रेगुलेशन थे जिनसे कि कर्मचारियों को नियंत्रण में रखा जा सके, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि एक पहली शुरुआत थी, एक आंशिक रूप से शुरुआत थी कि भारत में कंपनी द्वारा कार्य करने, व्यापार करने के दौरान कुछ नियम कानून बनाए जा सकते थे। तो उनको एक बीज के रूप में, एक शुरुआती दौर के रूप में हम देखते हैं भारतीय संविधान की एक हल्का सा लेस मात्र सा बीज की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है।
ठीक है। और उन्हीं में हम देखते हैं कि छुपे हुए बीज हैं जो कि भारत में कानून को संहिताबद्ध करने का जिन्होंने काम किया। नेक्स्ट, अब कंपनी ने भारत में आकर कई स्थानों पर, अपने व्यापारिक स्थानों पर व्यापार केंद्र बनाए, कारखाने बनाए। क्या किए? व्यापारिक केंद्र खोले और वह कारखाने, इनको हम कोठियां कहते हैं। व्यापारिक कोठी पढ़ा होगा आपने, व्यापारिक कोठियां खोली। इसमें सबसे पहली व्यापारिक कोठी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली वह थी सूरत में। ये सवाल अक्सर आता है सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? ये थी सूरत, जो कि गुजरात में। सूरत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी खुलती है और सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त उन्हें भारत के शासक से मिली। देखिए, कंपनी तो स्थापित कर ली उन्होंने, कंपनी को अनुमति मिल गई पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, लेकिन जिस देश में जाकर व्यापार करना है वहाँ की भी तो अनुमति की आवश्यकता होगी। तो जैसे भारत में आते हैं, कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर नाम का जहाज़ यहाँ आता है और वो सूरत पहुँचता है, और यहाँ पहुँचने के बाद उसका जो कैप्टन था हॉकिंस, उसने जहांगीर, उस समय भारत में किसका शासन था? जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर का शासन था। अब जहांगीर का जब शासन था तो उसके क्षेत्र में व्यापार करना है तो जहांगीर से अनुमति ली, और जहांगीर से अनुमति लेने के बाद ही पहली कोठी सूरत में खोली। ठीक है, तो इस तरह से ये एक शुरुआती दौर था कंपनी का। सूरत के बाद अन्य जगहों पर भी व्यापारिक कोठियाँ खोली गई, जिसमें कि प्रेसिडेंसी नगर उनको कहा जाता है। वह थे बम्बई, कलकत्ता, हालांकि इनके नाम आज बदल गए हैं। बम्बई का नाम आज मुंबई है, कलकत्ता का कोलकाता है, और तीसरा था मद्रास, इसका भी नाम बदल गया है, ये चेन्नई है। और इन तीनों को ही क्या कहा जाता था? ये तीनों उस समय प्रेसिडेंसी नगर कहलाते थे। प्रेसिडेंसी नगर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंसी नगर के नाम से मशहूर थे। प्रेसिडेंसी नगर क्यों कहा जाता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि इनको प्रेसिडेंसी नगर क्यों कहा जाता था। क्योंकि यहाँ का प्रशासन प्रेसिडेंट करता था और उसकी परिषद किया करती थी, इसीलिए इनको प्रेसिडेंसी नगर कहते थे। ठीक, इस समय में अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना भारतीय शासकों की अनुमति से की थी, उनके सहयोग से की थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनी का जो व्यापारिक दृष्टिकोण था वो बदलता गया और वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोच बनाने लगे, और उसी का परिणाम हुआ कि भारत में एक व्यापारिक संस्था के रूप में विकसित होकर अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियाद डालने का काम किया। और कंपनी को जो भारत के मुगल शासकों ने और यहाँ के शासकों ने जो रियायतें प्रदान की थी, उन्होंने कंपनी को भारत में स्थापित कर दिया, और ब्रिटिश साम्राज्य इस कंपनी के माध्यम से दूसरी शक्तियों के विरोध में प्रादेशिक संप्रभु बन गया। अब दूसरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी? देखिए, जिस समय यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले ही यहाँ कौन आ चुके थे यूरोप से? पुर्तगाली आ चुके थे, ठीक है, और डच भी आ गए थे, फ्रांसीसी। पुर्तगाली आ चुके थे और उनसे पहले फ्रांसीसी आए हुए थे। कौन थे? ये भी व्यापार करने ही आए थे, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो जब यहाँ विस्तार किया अपने व्यापार का, तो इन्हें पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से टकराव हुआ, और उस टकराव का परिणाम यह हुआ कि
उस टकराव से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर व्यापार करने की अनुमति भारतीय शासकों से अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली थी और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को किनारे कर दिया या उनके क्षेत्र को संकुचित कर दिया। और इस प्रकार इस तरह से पुर्तगाली और फ्रांसीसियों को संकुचित करके उनके क्षेत्र को बहुत छोटे दायरे में सीमित करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े क्षेत्र पर एक संप्रभु बन गई। और वो केवल ना व्यापारिक संप्रभु बने बल्कि यहाँ अपने साम्राज्य को बढ़ाना यानी राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने में लग गए। ठीक है। और अब बात आती है इसके बाद, देखिए हमने बताया कि सन 1600 के राजलेख के द्वारा, सन 1600 के राजलेख के माध्यम से कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि शायद उस राजलेख में कुछ बदलाव किया जाना की आवश्यकता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने, सम्राट ने एक दूसरा राजलेख जारी किया जो कि है 1726 का राजलेख, यानी चार्टर एक्ट। इसको क्या कहा जाएगा? चार्टर एक्ट 1726। इसमें क्या था? इसमें हम देखते हैं कि इस चार्टर में क्या था। ठीक है। ये चार्टर, इसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनके राज्यपाल यानी गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। जो अभी हम देखते हैं, अब इससे पहले देखा कि कानून बनाने की शक्ति ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी को नहीं दी थी। तो इस राजलेख के द्वारा, 1726 के राजलेख के द्वारा कंपनी ने इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों के लिए वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की पावर दे दी गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अब तक विधि बनाने की यानी कानून बनाने की शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में थी, यानी कंपनी का जो इंग्लैंड में निदेशक बोर्ड था उसी को ये कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन महसूस किया गया कि जो निदेशक बोर्ड के लोग ब्रिटेन में बैठे हुए हैं उनको भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है और यहाँ के लिए वो उस तरह की बेहतर नियम और कानून विधि यानी कानून नहीं बना पाते जो कि यहाँ यथार्थ को देखते हुए आवश्यकता है। तो महसूस किया गया कि जो लोग वास्तव में भारत में काम कर रहे हैं कंपनी की ओर से, उनको ये अधिकार दिया जाए ताकि यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वो कानून बना सकें। इसीलिए इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों यानी कौन कौन से? कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, चेन्नई नहीं, मद्रास, क्योंकि आज चेन्नई है, उस समय तो मद्रास था, ये मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसी नगर थे। इनके गवर्नरों को और उनकी परिषद को क्या किया गया? विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? 1726। जो 1726 का राजलेख है यानी चार्टर एक्ट 1726 के अनुसार इन्हें कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि यानी तीनों प्रेसिडेंसी नगरों के गवर्नरों और उनकी परिषदों को कानून बनाने का, विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया वो किस राजलेख के द्वारा दिया गया? तो वो है 1726 का राजलेख। ठीक है। ये यहाँ इसके बाद जो 1726 के राजलेख द्वारा कंपनी को कंपनी की सरकार, गवर्नर जनरल की परिषद को उपनियम, नियम और अध्यादेशों को पारित करने का भी अधिकार दिया गया और उनके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की शक्ति भी उन्हें दे दी गई। लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की विधि बनाने पर दो प्रतिबंध लगा दिए गए। ऐसा नहीं कि इनको एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया हो, दो प्रतिबंध थे और वो प्रतिबंध ये थे कि ये जो कानून बनाएंगे वो अंग्रेजी कानून के खिलाफ ना हो और वो ये युक्त हो। दो प्रतिबंध थे, यानी जो ब्रिटेन की सरकार और वहाँ की पार्लियामेंट कानून बना उसके विरोध में नहीं होने चाहिए और युक्त होने चाहिए। ठीक है, मनमाने ना हो। इस तरह जो बनाई गई कानून थे वो तब तक प्रभावी नहीं होने थे जब तक कि इंग्लैंड में जो स्थित है कंपनी के निदेशक, उनकी सभा द्वारा इनका अनुमोदन ना कर दिया जाए।
उनके अनुमोदन के अधीन रखे गए। कानून तो बना सकते थे, लेकिन जो निदेशक बोर्ड थे उनका अनुमोदन आवश्यक था। ठीक, और व्यापार अभी तक इसके बावजूद भी कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था के रूप में ही काम कर रही थी। इसे शासक बनने का मौका अभी तक नहीं मिला था। और इसके बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके कारण से कंपनी ने अपना व्यापारिक काम छोड़कर, व्यापारिक चोला बदलकर, और उसने सीधे भारत की शासन पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया। और ऐसी घटना सामने आती है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ। और ये वो दौर था जब भारत में जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट की शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी, क्षेत्रीय सूबेदार सिर उठा रहे थे, और भारत की जो केंद्रीय सरकार थी, यानी शहंशाह, बादशाह की सरकार, वो कमज़ोर हो रही थी। यही उपयुक्त मौका अंग्रेज़ों ने देखा, और उसी समय उन्होंने इसकी शुरुआत बंगाल से की। और वो मौका उन्हें मिला 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान, जिसमें कि सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया। किस रूप में हराया, इतिहास का अपना विषय है कि अपनी शक्ति के बल पर हराया या छल कपट से हराया। उसके बाद वास्तव में जो कंपनी व्यापार करने आई थी वो शासक बन गई, यानी उसको बंगाल में वास्तविक शासक बनने का मौका मिला, और वो शासन का कार्य भी करने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसने कंपनी के शासन को और मजबूत कर दिया, और बड़े क्षेत्र पर उनको व्यापार करने का मौका मिला, और ज़्यादा बड़े क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ गए। जैसे कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में क्या हुआ, जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह शाह आलम, इसने क्या किया, शाह आलम से इन्हें कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कंपनी को क्या मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों का क्या मिला, इन तीनों में मालगुजारी वसूलने का अधिकार मिल गया। कब, बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में शासन में अपनी जड़ें स्थापित कर ली, और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांतों की मालगुजारी वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया। तो आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, संपन्न हो गए, ये स्थिति बन गई। और वास्तव में कंपनी क्या हो गई, इन तीनों प्रांतों की दीवान बन गई कंपनी, इन तीनों प्रांतों की दीवानी प्राप्त हो गई, यानी संपूर्ण दीवानी प्राप्त हुए। इस प्रकार कंपनी दीवान बन गई। इन तीनों प्रांतों की दीवानी कंपनी को मिल गई। ठीक है, और इसका एक परिणाम यह हुआ कि मालगुजारी वसूलने को तो अधिकार मिला ही, और दीवानी अधिकार मिलने के बाद न्याय प्रशासन का काम भी और उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी पर आ गई। अब भारतीयों को बहुत अच्छे से नियंत्रण में किया जा सकता था, क्योंककि उनके पास न्याय करने की शक्ति भी मिल चुकी थी। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का एक ऐसा युग की शुरुआत हुई, और इसी समय से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रादेशिक संप्रभुता स्थापित कर ली। नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट था, लेकिन वास्तव में बहुत बड़े क्षेत्र पर, जो कि भारत का उपजाऊ क्षेत्र था, वह कंपनी का शासन स्थापित हो गया। और अब कंपनी वास्तविक रूप से व्यापारिक चोला उतारकर एक वास्तविक शासक बन चुकी थी। ठीक है, तो ये वो दौर था जो पहला हमने देखा। कहाँ से कहाँ तक, सन 1600 से 1765 का दौर।
दूसरा दौर आता है 1765 से 1858। ये कौन सा दौर था? ये है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का दौर, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, इस दौरान ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इसको देख लेते हैं, यहाँ कौन सा घटनाक्रम घटित होता है इस कालक्रम के दौरान। तो अब इस समय तक कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था, यानी वो वास्तविक शासक बन गए थे कम से कम 3 प्रांतों के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। इंग्लैंड में बैठे हुए शासकों को उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत महसूस हुई। जो भारत में कंपनी के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको रेगुलेट करना था। और रेगुलेट क्यों करना जरूरत पड़ा? और रेगुलेट करने के लिए ज़रूरत ये पड़ी, और रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसी समय यह रेगुलेटिंग एक्ट ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अब ये एक्ट पारित करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम इसको देखते हैं। फिर देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। देखिए, तीनों प्रांतों का दीवानी अनुदान मिलने के बाद कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा की वास्तविक शासक बन गई थी। इन प्रदेशों का वास्तविक प्रशासन कंपनी के हाथों में आ गया और कंपनी के अधिकारी उस प्रशासन और शासन को प्राप्त करके स्वच्छंद हो गए, यानी तानाशाही जैसा रवैया अपनाने लगे। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि दीवानी अनुदान मिला था और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर माल गुजारी वसूल करते थे, तो माल गुजारी का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने व्यक्तिगत रूप से रख लेते थे, यानी भ्रष्टाचार शुरू हो गया। और ब्रिटेन में जब ये लगा कि जो कंपनी के कर्मचारी रिटायर होकर ब्रिटेन लौट रहे थे वो बहुत सारा धन दौलत लेके जा रहे थे, तो कंपनी की इस कार्यप्रणाली के प्रति ब्रिटेन की सरकार का माथा ठनका और उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इसका कारण था कि कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था और इसी कारण वो भ्रष्टाचार करने पर आमादा होते थे और बहुत धन दौलत कमाई। तब उनको रेगुलेट करने का, यानी नियंत्रित करने का सोचा गया। और इसके लिए ब्रिटेन में क्या हुआ, जो कर्मचारी थे वो भारत में जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें केवल यही था, पैसा कमाने की धुन लगी रहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते थे। और ये खबर जब इंग्लैंड पहुंची तो वहाँ इसको लेकर एक समिति बनाई गई। यहाँ एक ध्यान देना योग्य बात यह है कि कंपनी को घाटा दिखाते थे वो, जबकि वो खुद व्यक्तिगत रूप से काफ़ी धन दौलत लेकर जाते थे। इस एक बात ने और वहाँ की सरकार पर एक बल डाला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका कुछ ना कुछ समाधान या तरीका खोजना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। कंपनी में काफ़ी गड़बड़ी हुई थी और वहाँ जो ब्रिटेन में बैठे हुए शासक थे उनको ये लगा कि ये कंपनी के कर्मचारी जो पैसा लेकर आ रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं भारतीयों के शोषण से कर रहे हैं। और इसके अलावा अब इसके लिए कंपनी के मामलों की जांच के लिए ब्रिटिश संसद ने एक गोपनीय समिति बनाई और गोपनीय समिति सीक्रेट कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के प्रशासन के बहुत सारी कमियों को उजागर किया और तुरंत ही उनके शीघ्र सुधार का सिफारिश की कि सुधार किया जाए। और सुधार के लिए जो रिपोर्ट पेश की गई, उस गोपनीय समिति की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसमें कुछ प्रावधान किए गए जिससे कि कंपनी के कर्मचारियों को भारत में रेगुलेट किया जा सके। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे उनको हम देखते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से भारत सरकार का स्वरूप निर्धारित किया गया, यानी सरकार भारत में किस प्रकार की सरकार हो, यानी सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये तय किया गया। इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए, तो जिसमें पहला था कि इससे सबसे पहले एक सुनिश्चित शासन की शुरुआत यहाँ की गई।
रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने से पहले बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से अलग थीं। तीनों की प्रेसिडेंसी और उनके गवर्नर अलग अलग रहते थे, अपने तरीके से काम करते थे, वहाँ के लिए कानून बनाते थे। लेकिन और उनका प्रशासन गवर्नर और उनकी परिषद के द्वारा होता था, और वो सीधे जो ब्रिटेन में बैठे हुए निदेशक बोर्ड थे, तीनों गवर्नर पृथक रूप से, अलग अलग रूप से उस निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ इसका? सबसे पहला कि बंगाल के लिए, ये सवाल अधिकतर आता है कि सबसे पहला काम किया बंगाल के लिए, क्या किया? जहाँ पहले गवर्नर होता था वहाँ अब गवर्नर जनरल, बंगाल के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था कर दी। ठीक। दूसरा क्या किया? इसका जो प्रशासन होगा वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। ठीक है। इस गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य निर्धारित किए गए। परिषद में 4 सदस्य। परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। और क्या था? और क्या प्रावधान किया गया? पहले गवर्नर जनरल और उसके 4 सभासदों का नामांकन इस एक्ट में ही कर दिया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया उसमें यह भी प्रावधान था कि पहला गवर्नर जनरल कौन होगा और उसकी परिषद के 4 सदस्य कौन से होंगे, उनको वहाँ नॉमिनेट करके ही भेजा गया था। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग। इसके अनुसार पहला गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंग होगा। इसकी परिषद में 4 सदस्य थे, तो वारेन हेस्टिंग और उसकी परिषद के 4 सदस्यों का नाम भी इसी एक्ट में दिया हुआ था, पहले से ही नॉमिनेट कर दिया गया। और जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसका प्रशासक और सैनिक शक्ति, यानी अब दोनों चीज़ें देखिए, सामान्य प्रशासन और सैनिक शक्ति दोनों ही गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, जो कि वारेन हेस्टिंग था। दोनों प्रकार की पावर इसको दे दी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल इलाकों, जो सिविल क्षेत्र थे, उनका प्रशासन का अधिकार भी इसी गवर्नर जनरल को दे दिया गया और उसकी परिषद को ही दे दिया गया था। यानी वो परिषद और गवर्नर जनरल इन तीनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए के सिविल इलाकों का प्रशासन भी करेगा। साथ ही साथ बम्बई और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों बंगाल के अधीन कर दी गई। ठीक है। तो ये एक अगला जो काम हुआ वो ये था कि जो अब तक तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थीं, अब ये दोनों अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ला दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता की सरकार को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को शांति और युद्ध संबंधी मामलों में आदेश देने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल थे, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को युद्ध और शांति के संबंध में निर्देश दे सकते थे। ये भी प्रावधान इसमें कर दिया गया। अब हम बात करते हैं विधायी शक्ति की, यानी विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति कौन कौन सी दी गई। विधायी शक्ति का क्या प्रावधान किया गया, इसको हम देखते हैं कि कहाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कंपनी के फोर्ट विलियम सेटलमेंट, यानी जो फोर्ट विलियम बस्ती थी कलकत्ता में स्थापित की कंपनी की ओर से, एक तरह से जो उनका एक कोठी थी उसको फोर्ट विलियम कहा जाता था, वहाँ के प्रशासन और न्याय व्यवस्था और वहाँ के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया था।
इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला क्या किया गया, इसके अनुसार कलकत्ता में यही कुछ चीज़ें हैं, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट कैसा था? इस सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार दिया गया वो सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों में अधिकारता दी गई। यानी जो जुरिडिक्शन था वो सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक मामलों से संबंधित निर्णय देने और मुकदमों का निपटारा करने का अधिकार इनको दिया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश। इनको अपर न्यायाधीश कहा गया था उसमें एक्ट में, तो हम लिखते हैं अपर न्यायाधीश, इनकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये था 3 अपर न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और अगला था, इन न्यायाधीशों की जो योग्यता थी वह थी वकालत के कार्य का इनका 5 साल का अनुभव। जिनको 5 साल का अनुभव था वही यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे, ये भारत में कोई अंतिम कोर्ट नहीं था जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार का नहीं था। इसके बाद भी एक कोर्ट था। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील करने का प्रावधान था। और प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? वो थी इंग्लैंड में, जहाँ मुख्य रूप से भारत के लोगों या यहाँ से संबंधित मुकदमों का ही निपटारा प्रीवी काउंसिल में किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अधिनियम की विशेषताएं कौन कौन सी थी। अधिनियम की विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताओं को देखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि एक एक करके इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। अधिनियम की विशेषताएं, तो अधिनियम की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इसमें है, सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, उसकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक परिषद बनाई गई। अन्य 2 जो प्रेसिडेंसी नगर थे, बम्बई और मद्रास, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और ये गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। 1774 में, देखिए जो अभी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये पूछा जाता है कि कौन से साल में हुई। ये 1774 में स्थापित किया गया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, लागू हुआ, और 1774 में बंगाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया, जिसमें 1 न्यायाधीश और 2-3 अपर न्यायाधीश थे। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। कंपनी के कर्मचारियों निजी व्यापार पर रोक लग गई, ये कार्य किया गया। इसके अलावा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
क्योंकि यही तो मूल कारण था रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई और इससे भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ, ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके माध्यम से ये कार्य किया गया और ये विशेषताएं रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। अब आता है अगला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ (1781) एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 यानी 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इसके बारे में जानेंगे। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन कुछ प्रावधान इसमें किए गए उनको हम जान लेते हैं। 1781 में जो सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया वो मूल रूप से, मुख्य रूप से क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसने किया कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। अभी तक ये विधि नहीं थी। तो तीनों यानी कलकत्ता की सरकार जो गवर्नर जनरल के अधीन थी, गवर्नर जनरल के नियंत्रण में काम करती थी कलकत्ता की सरकार, अब इसको अधिकार दे दिया। क्या कर सकती थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके लिए विधि बना सकती थी, विधि बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, इसके माध्यम से विधि बनाने का अधिकार मिल गया और इस तरह कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्रोत, दो तरीके प्राप्त हो गए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन, वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बना सकता था। और दीवानी प्रदेशों, जो दीवानी प्रदेश थे वहाँ के लिए क्या था, कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया, जो कि एक तो पहले से था रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत उसको प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट आता है अगला जो एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। ये है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट में पारित किया गया। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए उनको हम देख लेते हैं। ये भी माइनर एक्ट ही है, यानी जिस उद्देश्य के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया वो उससे कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए जो ब्रिटिश संसद है उसने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए इस एक्ट को पारित किया और इस एक्ट ने व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। क्या किया, कंपनी के व्यापारिक और, बस यहाँ से यही पूछा जाता है, व्यापारिक और राजनीतिक। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया और क्या किया, एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसका जो व्यापारिक कार्य था वो कंपनी के निदेशक बोर्ड के हाथ में चला गया और उसके ऊपर राजनीतिक और निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी एक तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा क्या बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई बात की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये काम किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था, यानी इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा और पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश जहाँ जहाँ थे प्रशासन के ऊपर नियंत्रण और निरीक्षण करने का भार यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश
सम्राट कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने लगा। इस तरह से जो भारतीय उपनिवेश थे उनमें दो शासक हो गए। एक तो कौन हुआ, वो कंपनी का निदेशक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इंग्लैंड का सम्राट। इस तरह से कंपनी के निदेशकों की शक्ति पर सम्राट ने नियंत्रण स्थापित कर दिया, किससे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा अधिकार थे, और इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो अभी भी कंपनी पर जो नियंत्रण स्थापित किया था उससे संतुष्ट नहीं थी और ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1793 में एक चार्टर बनाया, उसके माध्यम से और नियंत्रण बढ़ा दिया गया कंपनी के ऊपर। उसके बाद फिर आता है 1813 का राजलेख, यानी चार्टर ऑफ 1813। चार्टर ऑफ 1813 आया, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, 1813 के राजलेख के द्वारा यानी चार्टर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया, और इस राजलेख के द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी। जो किया गया कि कंपनी पर क्या किया, कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। और क्या किया, जो सभी ब्रिटिश निवासी थे, अभी तक व्यापार करने की जो प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था, वो वेस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और अब क्या कर दिया गया इसके द्वारा, एक तो नियंत्रण बढ़ा दिया गया और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करते हुए ब्रिटिश नागरिकों को, यानी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार की अनुमति दे दी गई। व्यापार की, अब कोई भी ब्रिटिश निवासी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि इस राजपत्र ने यह किया कि उसने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। यानी तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, कौन सी, बंगाल नहीं, कलकत्ता, जो कलकत्ता की सरकार थी, उस कलकत्ता की सरकार यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यानी आज का चेन्नई, यहाँ की सरकारों को क्या किया, यहाँ की सरकारों को सरकारों द्वारा बने कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट का अनुमोदन ये अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, इसके बाद अगला आता है अगला चार्टर एक्ट। अगला एक्ट आया और वो अगला एक्ट है 1833 का। 1833 का राजलेख। चार्टर ऑफ 1833। इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसको हम जानेंगे, क्या व्यवस्था की गई। इसने भी 1833 के राजलेख ने भी जो शासन प्रणाली थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करना और देश में केंद्रीय शासन प्रणाली शुरू करने का काम इसके द्वारा किया गया। और इसके द्वारा
गवर्नर जनरल की परिषद के गठन और अधिकारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल इसके द्वारा बन गया और शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया जिसे कि विधि सदस्य कहा गया। ये सवाल भी आता है, गवर्नर, दो सवाल आते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस कानून के तहत बनाया गया, तो वो था चार्टर एक्ट 1833। और दूसरा करा गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य, विधि सदस्य के रूप में एक सदस्य को बढ़ा दिया गया। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। विधि सदस्य को काम दिया गया कि विधि के मामले में, कानून के मामलों में वो गवर्नर जनरल को परामर्श दे सके। ये इस कार्य के लिए रखा गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों, न्यायालयों, स्थानों और वस्तुओं के विषय में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। मद्रास और बम्बई की परिषदों की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। यानी बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ की सरकारें थी, उनको कानून बनाने का अधिकार वापस ले लिया गया और किया गया सरकार की कानून बनाने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस राजलेख ने ब्रिटिश संसद के भारतीय सरकार पर नियंत्रण रखने के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया और भविष्य में इसका बहुत दूरगामी परिणाम और प्रभाव हुआ। गवर्नर जनरल की जो परिषद कानून बनाती थी उसको ब्रिटिश संसद के अधीन रखा गया। ब्रिटिश संसद उसको अस्वीकृत कर सकती थी या भारत के लिए स्वयं कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद ने अपने पास रखा हुआ था। इस तरह से जो रेगुलेटिंग एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीयकरण की स्थिति और प्रक्रिया शुरू की थी, इस राजलेख ने गवर्नर जनरल के अधिकार को पूरे भारत, ब्रिटिश भारत में स्थापित कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि जो 1833 के राजलेख से पहले विधियां बनाने का, जिन्हें विनियम कहा जाता था, उन्हें अधिनियम के अधीन अधिनियम कहा जाने लगा। यानी पहले जिनको गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाती थी उनको अधिनियम नहीं कहा जाता था। अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बना सकती थी। इनकी बनाई गई विधियों को केवल विनियम कहा जाता था, रेगुलेशन कहा जाता था। अब इसके माध्यम से क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की परिषद जो विधि बनाएगी उसको अधिनियम का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई विधियां या कानून अधिनियम होते थे, इसी तरह से अब गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गई जो कानून थे उनको भी अधिनियम का दर्जा इस राजलेख के द्वारा दे दिया गया। ठीक है। और इससे एक और कार्य किया गया जो भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे दास प्रथा का अंत कर दिया गया। दास प्रथा समाप्त कर दी गई इस अधिनियम के द्वारा। और गवर्नर जनरल को एक अधिकार और दिया गया, क्या करने का, विधि आयोग की नियुक्ति करने का। विधि आयोग नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। यह अधिकार किसे दिया गया, ये दिया गया गवर्नर, ये अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या किया, भारतीय जो विधियां थी उनके संहिताकरण, यानी संहिताकरण का कार्य किया गया। और इसी समय प्रथम विधि आयोग बना। प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक। अब बात आती है 1853 के राजलेख की। 1853 का राजलेख यानी चार्टर ऑफ 1853।
इसमें क्या प्रावधान किया गया, कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहला काम किया गया कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को का पृथक्करण, पहला कार्य यह हुआ। ठीक है। दूसरा कार्य किया गया भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना। यहां से हम कह सकते हैं कि भारत में 2 सदनीय व्यवस्थापिका की नींव पड़ी और बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया और बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो तो पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उस पर काम की अधिकता हो गई, इसलिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और जो परिषद के सदस्य थे, परिषद के सदस्य, इनकी संख्या कितनी, 12 कर दी गई। परिषद की कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद। अब इसमें कौन थे, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। यानी विधान परिषद नाम की एक संस्था का शुरुआत कर दी गई जो कि दूसरा सदन था, जिसे कि हम आज देखते हैं राज्यसभा के रूप में। ये राज्यसभा का एक पूर्वज संस्था थी और इसमें कौन कौन थे, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद यानी काउंसलर्स विधान परिषद के सदस्य थे। और इस तरह पहली बार इनसे मिलकर विधान परिषद का गठन किया गया। और अन्य 6 सदस्य बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा प्रांतों, 4 प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। इस तरह से सबसे पहले भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाते हुए उसकी शुरुआत की गई। विधान परिषद का जो मुख्य काम था वो देश के लिए कानून बनाना था और इस तरह से हम देखते हैं विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के अधिनियम नहीं बन सकता था। विधान परिषद विधेयकों को पारित करने में गवर्नर जनरल अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता था। गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी थी कि अगर वो किसी कानून को बनने देना नहीं चाहे और परिषद उसको पास कर दे तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक सकता है। ठीक है। इसके बाद अब बात आती है 1853 के जो चार्टर था उसके अधीन पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। यानी संपूर्ण भारत के लिए क्या किया गया, एक विधानमंडल। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है। विधि बनाने का, कानून बनाने का काम सबसे पहले सरकार द्वारा एक विशेष कार्य माना गया और जिसके लिए विशेष तंत्र और विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई। इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति भी ले ली। यानी जो कंपनी के निदेशक बोर्ड था, भारत में कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त करता था, वो पावर ले ली गई और निदेशकों के अधिकार बहुत कम कर दिए गए। यानी नाम मात्र की शक्ति केवल कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बची थी। सारी पावर अब भारत सरकार के हाथ में आ गई जो कि ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। ठीक है। अब इसी बीच क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के बाद
भारत सरकार यानी सम्राट ने भारत में कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये एक पहला दौर था जो कि हमने देखा कि भारत में कंपनी के शासन का दौर था। उस कंपनी के शासन के दौर को हमने देखा कि किन पड़ावों से होकर, कितने सुधारों से होकर वो यहाँ तक गुजरा था। आगे हम देखेंगे 1858 से 1919 के समय का दौर, जिस समय कंपनी के शासन का अंत किया गया, उसको हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो इसको आप अध्ययन करिए, देखिए, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके आगे का और संविधान के निर्माण तक का जो पूरी कहानी है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, तब तक आप हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।